डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन इस समय मैं शहर में आया हूँ काम की तलाश में। और सच बताऊँ, काम मुझे मिल चुका है, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता था। 2 दिन में मेरी जॉइनिंग होने वाली थी और उससे पहले मुझे एक किराए के लिए मकान ढूंढना था। भले ही मेरे पास कुछ जमा पूंजी थी, मैं एक अच्छा घर ढूंढ सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में कंजूसी भरी पड़ी थी। इतना सस्ता कोई मकान ढूंढूंगा कि मेरे ज़्यादा रुपए बच पाएं। चाहे जैसा भी घर हो, टूटा फूटा हो, रहने लायक हो, बारिश में ऐसा ना हो अंदर पानी भर जाए। तो देखता हूँ। पूरा दिन मैं घूमता रहा और शाम के वक्त एक ऐसा घर मैंने ढूंढ लिया। 4 कमरे थे, 2 मंजिला घर था, लेकिन इतने सस्ते में किराए पर मिल रहा है। और यहाँ से मेरे काम की दूरी 2 किलोमीटर थी। इतनी दूरी मैं आसानी से तय कर सकता हूँ। कभी कभी चलकर जाने का मन हुआ तो वो भी कर सकता हूँ। इससे अच्छा क्या होगा। चुपचाप मैंने उस घर में दूसरे दिन से रहना शुरू कर दिया। मैंने ना किसी से पूछा, ना किसी से पता किया, और जो मकान मालिक था उसने पहले ही कह दिया 3 महीने का एडवांस देना होगा। मैंने कहा ठीक है। इतना सस्ता घर, जहां पर मुझे 1 महीने के रुपए देने पड़ते, यहां पर उतने में 3 महीने मैं रह सकता था। और लिखित में मैंने ले लिया कि मैंने 3 महीने के रुपए एडवांस में दिए हैं। अब क्या ही परेशानी हो सकती है। लेकिन दूसरे दिन शाम को मुझे पता लग गया क्यों ये घर इतने ज्यादा सस्ते में किराए पर मिल रहा है और मकान मालिक खुद यहां पर क्यों नहीं रहता। जो घर मुझे किराए पर मिला था उसके आसपास 17 घर थे। वहां पर कोई नहीं रहता था। सब चाहते थे कि उनके मकान में कोई किराए पर रहने के लिए आ जाए। और मुझे जिस घर में रहने को मिला था उसके बिल्कुल साथ में एक हवेली थी। 3 मंजिला हवेली, और सारी परेशानी की जड़ ये हवेली ही थी। शाम के वक्त घूमते वक्त कई लोगों ने मुझसे पूछा, तुम वहां पर रहना क्यों शुरू कर चुके हो? पागल हो क्या? बिल्कुल हवेली के साथ वाला घर। मैंने कहा जी तो क्या हुआ, हवेली जर्जर है क्या? ऊपर गिर जाएगी? आप कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि मैं मजाक बहुत ज्यादा किया करता था, इसीलिए कोई किसी भी तरह की बात करे मैं उसे मजाक में लिया करता था। लेकिन एक बूढ़े अंकल ने कहा, वो डाकन की हवेली है, डाकन की। मैंने कहा डाकन की? क्या हुआ, भूत प्रेत भी घर खरीदने लग गए? उसने कहा नहीं, उसने खरीदा नहीं है, उसने कब्जा किया है। ये बहुत पुरानी हवेली है और जब से मैंने इस हवेली को देखा है तब से यहाँ पर एक डाकन का वास है। ऐसी भयानक दिखने वाली औरत जो किसी को भी इस घर के अंदर घुसने नहीं देती। और कई बार हो सकता है तुम्हें वो छत पर नजर आए, तो जैसे ही अंधेरा हो जाए तुम उसके बाद अपने घर के अंदर चले जाना। छत पर घूमने की कोशिश मत करना। मैंने सुना है वो ऊपर ऊपर से उड़ती हुई उठाकर ले जाती है। मैं हंसने लगा था। मैं बार बार उस बूढ़े आदमी के चेहरे की तरफ देखकर हंस रहा और फिर मैं मजाक कर रहा। ठीक है, मतलब कि वो उड़ा सकती है, यानी अगर मैं उससे दोस्ती कर लूं फिर तो वो मुझे शहर ऊपर से दिखा सकती है ना। उड़ाती रहेगी, उड़ाती रहेगी। वो इतना गुस्से में आ गया और कहने लगा, पागल हो तुम? 50 सालों से जो कहानी सुनाई जा रही है तुम्हें उस पर क्या यकीन होगा? आजकल के बच्चे बिल्कुल इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते और मौत के मुंह में खुद चले जाते हैं। जब तुम्हारे साथ कुछ होगा ना तब तुम्हें पता लगेगा। पूछ लो किसी से भी वहां पर कैसी कैसी घटनाएं हो चुकी हैं। मुझे लगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? भूत प्रेत क्या सच में होते हैं? और मुझे इस बार
यह जानने को खुद ब खुद मिलने वाला था। रात के वक्त ये देखने के लिए कि इस हवेली में कोई औरत रहती है या नहीं। वैसे नीचे से तो हवेली को बंद रखा गया है, अंदर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है क्योंकि बिजली की तारें काटी जा चुकी हैं। अंदर कोई होगा भी तो नजर नहीं आएगा। रात के लगभग 9 बजे मैं छत पर घूम रहा था और आसपास के जितने भी घर थे वहां पर कोई रहने वाला नहीं था। कह सकते हैं कुछ हद तक मुझे डर लगने लगा था, अकेलेपन का डर। अगर चोर उचक्का कोई आ गया या सच में यहां पर किसी बिच्छू सांप ने काट लिया, कोई मदद के लिए भी नहीं आएगा। सब यही कहेंगे डाकन ने हमला किया होगा, डाकन ने हमला किया होगा। खुद से बातें कर रहा था, तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये गहनों की आवाज थी और ये आवाज उस हवेली से आई, जैसे कुछ गहने आपस में टकराए हों, या कह सकते हैं जैसे शादी में औरतों ने कुछ गहने पहने होते हैं जो आपस में टकराते हैं तो वैसी आवाज आती है। ये बिल्कुल वैसी आवाज थी और वो भी हवेली के अंदर से। अब मेरा ये घर और वो हवेली, इसके बीच में थी एक छोटी सी गली। अब क्या कहूं, 3 फुट की गली। यानी कि अगर मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊं, उस हवेली की एक खिड़की थी, उसे मैं छू तक सकता था थोड़ा आगे की तरफ बढ़कर। लेकिन मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं था। मैं एक सभ्य नागरिक हूं, ऐसी हरकतें मैं बिल्कुल नहीं करता। लेकिन फिर से गहने टकराने की आवाज ने मेरा दिमाग घुमा कर रख दिया। कुछ ना कुछ तो है उस घर में जो ये आवाज करता है। फिर मुझे फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी और ये आवाज बहुत करीब से आई थी। ये वो खिड़की से आई थी। मैंने थोड़ा करीब होकर यह आवाज सुनने की कोशिश की तो ये आवाज बिल्कुल साफ थी। तुम मुझे सुन सकते हो? और मैंने इसका जवाब दिया, हाँ हाँ मैं सुन सकता हूं। कौन हो तुम? मुझे नहीं पता यह आवाज लड़की की थी या किसी लड़के की थी, क्योंकि फुसफुसाने की आवाज से आप पता नहीं लगा सकते लड़की है या लड़का है। तो मैं पता लगाना चाहता था आखिर इस हवेली में कौन है। कई बार कुछ शरारती लड़के होते हैं जो ऐसे घरों में छिप कर आते हैं। अब मैं बता नहीं सकता क्यों, आप समझदार हैं। मुझे लगा यहां पर कोई लड़का तो नहीं जो छिप कर आया होगा, आराम से रहता होगा, अय्याशी करता होगा। लोग डाकन से डरते रहते हैं। दोबारा फुसफुसाने की आवाज आई, मेरी बात सुनो। मैं भी मजाकिया अंदाज में सोच रहा था, अरे यार अगर यहां पर कोई हुआ, उसकी दोस्ती मुझसे हो गई, फिर तो काम आसान है ना। हो सकता है मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड बने, उसे यहां पर ला सकता हूं, कोई पूछने वाला तक नहीं होगा। फिर मैंने जवाब दिया, कौन हो तुम? सामने से फुसफुसाहट भरी साफ आवाज आई, खिड़की को खोलो। ये खिड़की बाहर से खुलती है, अंदर से नहीं खुलती। मैं हैरान हो गया, ऐसी कौन सी खिड़की है जो पहली मंजिल पर लगी है और बाहर से खुलती है। मुझे लगा चलो ठीक है, वैसे भी चिटिकनी मैंने बाहर की तरफ देखी और ऐसा कई पुराने घरों में होता है। पुराने बुजुर्ग कोई भी पुरानी पड़ी चीज को कहीं पर भी लगाने में खुश हो जाते हैं। जैसे किसी और कमरे से खिड़की निकली होगी, चिटिकनी बाहर की तरफ होगी, मजदूर काम कर रहे होंगे, इस तरफ खिड़की खराब हो चुकी होगी तो वही खिड़की को लगा दिया। उल्टा मैंने चिटिकनी ऊपर की तरफ की, फिर खिड़की को खोला। मुझे यकीन नहीं था मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मैंने जैसे ही खिड़की को खोला, एक भयानक औरत का चेहरा जो अंदर से बाहर की तरफ निकला था, उसने मुझे ऐसा डराया कि मेरी तो चीख निकल गई और मैं भागा नीचे की तरफ। अपने कमरे में पहुंचने के बाद खुद की दिल की धड़कन को संभालना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था, क्योंकि वो चेहरा इतना ज्यादा भयानक था, मैं बयान नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी वो आंखें, जैसे चेहरे पर खून लगा हो, खून टपक रहा हो, सफेद बाल थे। बस खुद को मैं संभाल रहा। फिर अचानक ऊपर से हंसने की आवाज आई और यकीन कीजिए, आप जितने भी डरे हों, आप जितने भी जख्मी हों, अगर सामने कोई हंसने लगे आपकी ईगो हर्ट हो ही जाती है। और मैं तब सोचने लगा, मेरे साथ किसी ने शरारत तो नहीं की? अगर किसी ने शरारत की है
तो मैं इतना ज्यादा बेइज्जत हो चुका हूं। मैं भागा क्यों? रुकना चाहिए था। अरे भूतनी नहीं होती, मेकअप किया होगा उसने। खुद के सर पर मैं हाथ मार रहा क्योंकि बार बार ऊपर से हंसने की आवाज आ रही। लेकिन अब मैं ऊपर जाने से पहले इस हवेली के बारे में पूरा पता कर लूं। सच में मैंने जो देखा वो भूतनी ही थी, डाकन ही थी, या किसी ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। उस रात मैंने कोई और हरकत नहीं की, लेकिन अगले दिन मैं उस डाकन के बारे में जानना चाहता था। वो कहानी जिससे मुझे कुछ तो पता चले, आखिर इस हवेली में कौन आता जाता है। कोई मर्द है या औरत है जो ऐसा मेकअप करके लोगों को डराता है, या सच में कोई भूतनी तो नहीं। ऐसा ना हो अगली बार मैं कोई बड़ी गलती कर दूं। मैंने पूछना शुरू कर दिया। आगे वाले कुछ घरों से पूछते पूछते मुझे कई कहानियां सुनने को मिल रही थी, लेकिन एक आदमी जिसकी उम्र 90 साल थी, वो इतने सालों से यहीं पर रहा। पहले ये गांव का हिस्सा हुआ करता था, धीरे धीरे ये शहर बना। उसने गांव से शहर बनता हुआ देखा और उस हवेली की जानकारी भी उसके पास थी। उसने बताया ये हवेली 52 साल पुरानी हवेली है, लेकिन 50 साल पहले यहाँ पर कुछ हुआ, जिसके बाद से इस हवेली का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद होता चला गया। मैंने पूछा आखिर ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था। उस आदमी ने बताया कि यहाँ पर एक लड़की थी, नाम भी नहीं पता, अब वो भूल चुका था, लेकिन वो इस हवेली में किसी तरह से मारी गई। उसकी जो मौत थी वो भी बड़ी अजीब थी। उसके बाद से कहते हैं वो डाकन का रूप धारण कर गई और तब से वो इस हवेली में है। शुरू शुरू में इस हवेली में रहने वाले लोगों को उसने मारा, फिर जो बाहर से भी इस हवेली में आया वो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती रही, और ऐसे करते करते ये हवेली बंद पड़ गई। ऐसा नहीं कि इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, लगभग 7 साल पहले तक इसका दिन के वक्त इस्तेमाल होता रहा। कुछ सरकारी अधिकारी थे जो सोच रहे थे कि अगर भूतिया हवेली है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिन के वक्त कागजाती काम यहाँ पर किए जाते। हमारे इस इलाके में भी डर का माहौल खत्म होने लगा था, लेकिन एक रात जब काम ज़्यादा था, उन सरकारी अधिकारियों को यहाँ रुकना पड़ा, और रात के वक्त ये हवेली डाकन की गिरफ्त में होती है। 2 लोग अपनी जान से हाथ गंवा चुके थे, जिसके बाद से इस हवेली में आने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, और उसके बाद से तो आसपास भी लोगों को डर लगने लगा। लोगों ने अपने घरों को बेचा, जिनके घर नहीं बिके वो घरों को छोड़कर चले गए। लोग आज भी सोचते हैं कि मकान को किराए पर दे देते हैं, लेकिन इससे किसी और को खतरा हो सकता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस आदमी ने कहा, तुम अगर उस हवेली के साथ वाले घर में रह रहे हो, सुरक्षित रहने का एक ही तरीका, अंधेरा होने से पहले पहले घर के अंदर चले जाना, छत पर मत जाना, गली में मत जाना, उस हवेली के आसपास मत फटकना। ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। मुझे लगा था उस हवेली की कोई अच्छी जानकारी मिलेगी, ये जानकारी मिलेगी कि मैं सुरक्षित कैसे रह सकता हूं, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली वो खौफनाक थी। मजाक करने का जरा भी मन नहीं कर रहा था, बल्कि मेरी तो सांस रुकी हुई, लेकिन फिर भी मैं सच्चाई का पता लगाने पर यकीन करता हूं। एक बार पता लग जाए सच में कोई डाकन है या मूर्खों की प्राचीन कहानियां। रात के वक्त फिर से मैं छत पर चढ़ा था। दरवाजे के पास से सर निकाल निकाल कर उस खिड़की की तरफ मैं देखे जा रहा। मैंने उस खिड़की की चिटिकनी खोल दी थी। हवा के कारण वो खिड़की बार बार खुलती बंद हो जाती। मैं सोच रहा था एक बार उसकी चिटिकनी लगा दूं। दिन के वक्त याद ही नहीं आया। कोई बात नहीं, रात के वक्त भी लगा दूंगा तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। मैंने धीरे से जाकर उस खिड़की की चिटिकनी लगा दी। कोई डर नहीं लगा, कुछ नजर नहीं आया, लेकिन चलने की आवाज उस हवेली के अंदर आ रही थी। फिर एक लड़की के गुनगुनाने की आवाज। ये कोई खास धुन थी जो वो लड़की गुनगुना रही होगी, लेकिन कुछ देर गुनगुनाने के बाद चलने की आवाज आती रही, कभी नीचे से कभी ऊपर से। उस रात उसके बाद कुछ नहीं हुआ।
अगले 5 दिनों तक मैं छत पर चढ़ता रहा। ना फुसफुसाने की आवाज, ना कोई और आवाज। उस हवेली के अंदर चलने की आवाज सुनाई देती रही और मुझे शक होने लगा। ये चलने की आवाज ऐसी होती, कभी कोई धीरे चल रहा हो, कभी कोई तेज चल रहा हो, उसने पायल पहनी हो। तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं कोई लड़की को लेकर आता है। उस दिन शक हो गया उसे, मेकअप लगाकर लड़की को आगे कर दिया होगा। मुझे डरा दिया कि मैं इस घर को छोड़कर भाग जाऊंगा। या ऐसा तो नहीं, यह घर के मालिक को मैंने 3 महीने का एडवांस दिया है। 3 महीने तक मैं तो इस घर को छोड़कर जाऊंगा नहीं। लेकिन अगर उसने छुड़वा दिया, डरा दिया, मैं भाग गया, मैं तो एडवांस भी वापस नहीं ले सकता। और कुछ ही दिनों में अगर वो मुझे भगा देगा, फिर किसी और को ये मकान किराए पर दे देगा। सभी लोग मिले हुए हैं, सभी लोग कहानियां बना रहे हैं। मैं तो यकीन करने वाला नहीं। कोई नहीं, इस बार चेहरा नजर आया ना, कुछ छोड़कर मारूंगा मैं पत्थर उसके सर पर। देखते हैं डाकन है या कोई लड़की। फिर छठी रात मैं फिर से छत पर चढ़ा हुआ। इस बार मैं खिड़की के करीब गया, चिटिकनी को खोला, खिड़की को पूरा खोल दिया। अब अंदर क्या होता है मैं वो देखना चाहता था। मैंने टॉर्च को अपने हाथ में लिया। रोशनी जैसे ही मैंने अंदर की, मुझे तो एक लड़की नजर आई, एक खूबसूरत लड़की, जो मुझे देखकर ऐसे शर्मा गई और एक कमरे की तरफ भागी। तभी मेरा दिमाग खनक गया। इन्होंने सोचा तक नहीं होगा कोई टॉर्च से अंदर रोशनी मार सकता है, ये तो लड़की है। फिर मैंने आवाज लगाई, ओ लड़की देख, अब डराने की कोशिश मत कर। मैं तेरी सच्चाई जान गया हूं और ये सच्चाई मैं बाकी सबको भी बता दूंगा। इसीलिए अपनी सच्चाई तू खुद बता। आजा खिड़की के पास, बता तेरे सिवा और यहां पर कोई है। फिर उस लड़की के चलने की आवाज आने लगी, लेकिन मैंने टॉर्च उसके चेहरे पर मारी हुई थी। उसका चेहरा नजर ही नहीं आ रहा, जैसे उसने चेहरे के ऊपर कोई काला कपड़ा लगा दिया हो। पीछे नजर आ रहा था जैसे उसका सर ही गायब हो गया हो। फिर से मैं घबराया। वो चलकर खिड़की की तरफ आ रही। मैंने खिड़की बंद कर दी, चिटिकनी लगा दी। फिर खिड़की पर खटखटाने की आवाज आती रही। मैंने खिड़की को नहीं खोला। चलने की आवाज जब दूर हुई, मैंने फिर से चिटिकनी को खोला। फिर से मैं मजाकिया अंदाज में आ गया था। अगर आप ऐसी चीजों से डरते रहेंगे तो डर और ज्यादा बढ़ता रहता है। मान लो कि असल में वो डाकन है। अगर मैं बहुत ज्यादा डरूंगा तो गलती कर दूंगा, इसीलिए डरना नहीं है। तो मैंने खिड़की खोली, उसके ऊपर टॉर्च की रोशनी मारी। वो चलकर जा रही थी, बाल बहुत लंबे, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी वो गुलाबी गुलाबी सी आंखें, जैसे उसने मेकअप ऐसा किया हो। एक उसकी नाक गुलाबी, एक उसकी गाल गुलाबी, आंखें भी अलग सी, बाल पूरी तरह से काले। उम्र उसकी 20 से 22 साल होगी। मुझे तो मेरी हम उम्र ही लग रही, और उसे देखकर एक बार के लिए दिमाग घूम गया। ऐसी डाकन थोड़ी ना हो सकती है, इतनी खूबसूरत नहीं होती है, चुड़ैले, भूतनी, प्रेतनी, ये तो कोई लड़की ही है। मैंने कहा, ओ लड़की देख, तू जो मुझे डराने की कोशिश कर रही है, मैं डरने वाला नहीं, तू बता कौन है। तब उसने चेतावनी देते हुए कहा, मैं जो भी हूं, चला जा, मुझसे बात करने की कोशिश मत कर, चला जा। वो फिर से खिड़की के पास आना चाहती थी। मैंने खिड़की फिर से बंद कर दी। उसे बहुत गुस्सा दिलाया। अंदर से वो बुड़बुड़ाती हुई पीछे की तरफ चली गई और मैं भी नीचे आ गया। इसके बाद अगर वो भयानक होती, मुझे लगता है मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहता। मैं डर जाता, दोबारा ऊपर ना जाता। उसका वो खूबसूरत चेहरा मुझे देखना नहीं चाहिए था। पता है कुछ अजीब चीज है, फिर भी मन अपने आप ऊपर जाने को कह रहा था। एक बार और उसका चेहरा देखना है। अगली रात भी मैंने ऐसा ही किया। चलने की आवाज आई, मैंने खिड़की खोली, टॉर्च उसके ऊपर, उसका वो खूबसूरत चेहरा देखा और मैं उसे छेड़ने लगा। फिर मेरा ध्यान उसके पैरों की तरफ गया। उसके पैर बिल्कुल सीधे थे, उसके पैर फिर उल्टे हुए मुझे दिखाने के लिए। फिर वो मुस्कुराई मुझे डराने के लिए, और उसकी वो मुस्कान बेहद खूबसूरत। पैरों पर यकीन करूं या मुस्कुराहट पर, क्या करूं मैं समझ में नहीं आ रहा था।
अब मुझे आदत सी पड़ चुकी थी, क्योंकि मैं छत पर जरूर चढ़ता, उस लड़की को थोड़ा सा परेशान भी करता। एक उसका चेहरा भी मेरी आंखों के सामने से जा नहीं रहा था। मुझे लगा कि मैं उसे तंग करता हूं। मुझे नहीं पता था एक डाकन को तंग करने से क्या हो सकता है। मैं छत पर ही था और छत पर कई दरारों में छोटे मोटे पौधे लग जाते हैं। एक फूल वाला पौधा लगा हुआ था। मुझे आदत है, वैसे ही घास को हाथ से मैं उखाड़ता रहता हूँ। ध्यान कहीं और होता है, हाथ चलते रहते हैं। तो ऐसे ही छत की एक दरार पर आए हुए एक पौधे में छोटा सा फूल लगा था। मैंने खींचकर उस फूल को अपने हाथ में ले लिया। मुझे नहीं पता था वो डाकन आज कुछ करने वाली है। मैंने खिड़की खोली इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता। उसने मेरे खिड़की के खोलने के साथ ही मुझे खींचा और उस खिड़की से मुझे उस हवेली के अंदर ले गई। टॉर्च मेरे हाथ से नीचे गिर चुकी थी। उस कमरे में रोशनी हो चुकी थी। वो मुझ पर हमला करने वाली थी। उसने बड़े बड़े नाखून बनाए। भले ही चेहरा वो मासूम सा था, लेकिन मुंह बहुत ज़्यादा खुल गया। फिर जब वो मुझ पर हमला करने वाली थी, मैं तो अकड़ गया। जैसे मेरे हाथ में जो जो चीज़ थी वैसी की वैसी, बस टॉर्च गिर चुकी थी। लेकिन जब उसने मेरी तरफ झपट्टा मारा, उस फूल को देखकर पता नहीं क्यों उसने खुद को रोका और फिर मेरे हाथ से वो फूल को पकड़ा और फिर कहने लगी, तुम क्यों परेशान करते हो मुझे? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगी। चले जाओ और तुम्हें जाना इस खिड़की से ही होगा। मैं पहले ही अपनी मौत को अपनी आंखों से देख चुका था, क्योंकि उसके जो पैर थे बड़ी तेजी से गोल गोल घूम रहे थे। उसकी जो बाजुएं थी 6-6 फीट लंबी हो चुकी थी, ताकि मैं किसी तरफ भाग ना पाऊं। मैंने उस डाकन का सबसे खतरनाक और खौफनाक रूप देखा था, लेकिन उस फूल को पकड़ने के बाद जैसे मुझ पर रहम दिखा रही। लेकिन ये कैसा रहम है? खिड़की से मैं उस तरफ जाऊंगा कैसे? कहीं मैं नीचे तो नहीं गिर जाऊंगा? तब उसने कहा, जल्दी करो, इससे पहले कि मेरे विचार बदल जाएं। मैंने उस खिड़की पर लटक कर छलांग लगाई और तब जाकर मैं उस घर की छत पर पहुंच पाया। फिर उसने कहा, चले जाओ, अब मुझे परेशान मत करो। उसने खुद खिड़की को बंद किया। मैं अब नीचे आ चुका था। उसका वो रूप देखकर खौफ में जरूर था, लेकिन उसके वो रूप के साथ साथ उसका वो मासूम चेहरा कितने करीब से देखा था। उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वो है तो डाकन, एक भूतनी, लेकिन वो भूतनी कैसे बनी? क्या मैं उसकी आत्मा को शांति दिलवा सकता हूं? ऐसे अजीब ख्याल किसी इंसान के मन में नहीं आने चाहिए। ये उसकी बर्बादी का समय तय करते हैं, जैसे मेरी बर्बादी का समय तय हो चुका था। मेरी बुद्धि बिगड़ चुकी थी। अगले दिन भी एक छोटा सा फूल पकड़कर मैंने वो खिड़की खटखटाई। खिड़की मैंने खोली और उसके गुनगुनाने की आवाज़, और उसने मेरी गर्दन को पकड़ा, लेकिन फूल मेरे हाथ में था। फिर उसने मेरी गर्दन को छोड़ दिया। 6 फुट लंबी बाजू, यानी मैं इस तरफ भी हूं, वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन उसने फिर से मुझे छोड़ा। मेरे हाथ में जो फूल था उस फूल को पकड़ा और फिर कहने लगी, तुम यहां नुकसान पहुंचाने तो आते नहीं, क्यों आते हो? मुझे परेशान क्यों करते हो? तुम्हें मैं नुकसान पहुंचा नहीं पा रही हूं, तुम मासूम लग रहे हो। चले जाओ, चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। और मुझे लगा ये मौका है उससे बात करने का। इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। वैसे भी मेरा रंग थोड़ा सा सांवला है, और जो गोरी लड़कियां थी मेरी तरफ देखती तक नहीं थी, इसीलिए आपका दिमाग थोड़ा सा तो बिगड़ जाता है। खूबसूरत है, भले ही डाकन क्यों ना हो, कुछ बात तो कर ही सकता हूं, पता तो करूं ऐसी खूबसूरत लड़कियों को क्या पसंद होता है। यानी ये खूबसूरत होगी, मर गई होगी, फिर भटकती हुई आत्मा बन गई, इसे मैं मुक्ति दिलवा सकता हूं। तो मैंने कोशिश की। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम आखिर इस हवेली के साथ जुड़ी कैसे हो? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? तुम्हारी भटकती हुई आत्मा को शांति चाहिए, मैं तुम्हें शांति दिलवा सकता हूं। उसने कहा, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? इससे पहले इस तरह से मुझे परेशान किसी ने नहीं किया। तुम्हें पता है मेरी कमजोरी एक फूल है, जिसके हाथ में फूल होता है मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम्हें यह कैसे पता लगा? इससे पहले यह कोशिश किसी ने नहीं की। मैं सोच में पड़ा हुआ। फूल वो तो गलती से मेरे हाथ में था और इस बार जानबूझकर मैं लेकर आया, क्योंकि मुझे लगा शायद फूल को पकड़ लेती है तो छोड़ देती है, लेकिन ये इसकी कमजोरी है। मैं उसकी कमजोरी भांप गया और उसकी ज़बान से सुनने के बाद ये पक्का भी हो गया। तो मैंने उसे कहा, बस मुझे पता है, मुझे तुम्हारी और भी कई कमजोरियां पता हैं। तुम बताओ तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? उसने मेरी गर्दन को पकड़ा, खींचा मुझे हवेली के अंदर, फिर कहने लगी, तुम्हें मार तो नहीं सकती, लेकिन नुकसान तो पहुंचा सकती हूं। क्या शांति शांति लगा रखा है? कौन सी आत्मा, कौन सी शांति? मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं एक डाकन हूं। ये हवेली मेरी है और इस हवेली के आसपास जो भी आएगा मैं उसे मार डालूंगी। तुम्हें बख्श दिया है तो चले जाओ, बार बार मुझे परेशान क्यों करते रहते हो? मैंने उसे कहा, मैं परेशान नहीं करना चाहता। चलो तुम्हें शांति नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, तुमसे बात तो कर सकता हूं ना। अब तुम भी यहां अकेली रहती हो, वो साथ वाला घर मेरा भी अकेला है। मैं सोच रहा हूं हम बात कर सकते हैं। फिर उसने अपना नाखून मेरी गर्दन में लगभग थोड़ा सा चुभाया था, दर्द हुआ। फिर मैं कहने लगा, ठीक है, नहीं तुम बात नहीं करना चाहती तो मैं समझ सकता हूं। मैं तो बस वैसे ही इस हवेली का सच जानना चाहता हूं। तुम इस हवेली को कब्जा कर क्यों बैठी हो? कौन हो तुम बाकियों को नुकसान क्यों पहुंचाती हो? यानी हवेली तुम्हारी माना, साथ वाले घर में बाकियों को परेशान क्यों करती हो? उसने कहा, सबका हाथ है, मेरे इस रूप में सबका हाथ है, इसीलिए मैं सबसे बदला लेती हूं। मुझे मेरा इतिहास नहीं पता, मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन दर्द भरी यादें, मुझे ऐसा महसूस होता है मेरे दिमाग में कुछ घूमता है, मेरे साथ कुछ तो बुरा हुआ है। मैं ऐसी कैसे बनी मैं ये सच नहीं जानती। मेरे अंदर जिस चीज को लेकर गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा निकालती हूं। जब याद नहीं, शायद बदला पूरा हो पाए मेरा। मैंने कहा, फिर ये फूल को देखकर तुम्हें गुस्से का भाव नहीं आता तो प्यार का भाव आता होगा? उसने कहा, हां, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ। तुम भी चले जाओ, इससे पहले कि ये भाव गुस्से में बदल जाए और मैं तुम्हारे सर को काट दूं और धड़ के 2 हिस्से कर दूं। चले जाओ। मैंने कहा, अपने भावों पर यकीन करो, मुझे देखकर तुम्हें गुस्से का भाव नहीं आया, यानी मैं शायद उनमें से हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। गुस्से वाले भाव जिसके लिए आए उस पर गुस्सा निकालो, तुम तो हर किसी पर गुस्सा निकाल रही हो। तब उसने कुछ समय मुझसे बातें की। मैं उसे याद करवाने की कोशिश कर रहा और उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं। मैंने कहा, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं, तुम्हें याद दिलाने में मदद करूं, या तुम्हारे साथ जिसने बुरा किया है उसके साथ मैं बुरा करूं, तुम्हें सब कुछ बता दूं, तुम्हारे इतिहास की जानकारी, फिर तो हम दोस्त बन सकते हैं ना। उसने मेरी तरफ देखकर अपनी आंखें लाल की, लेकिन वो मुस्कुराई। बड़ी अजीब लग रही थी, कुछ भयानक, कुछ खूबसूरत, और फिर हंसती हुई कहने लगी, डाकन से दोस्ती करना चाहते हो? कोई तांत्रिक तो नहीं जो मेरी ताकत पाना चाहते हो? मैंने कहा, कपड़े देखो मेरे, तुम्हें मैं तांत्रिक लगता हूं? मुझे तो नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है, सस्ते वाला घर मैंने किराए पर लिया है। तुम्हें लगता है मैं ऐसा वैसा काम करने वाला हूं? उसने कहा, नहीं लगते, इसीलिए तुम पर भरोसा कर रही हूं। तुम इस हवेली के अंदर आ सकते हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब फूल की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यकीन ना हो तो हाथ में फूल पकड़ लेना। जिसके हाथ में फूल होता है मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इस चीज का कोई गलत फायदा ना उठाए, फिर उसकी सजा भी मैं तुम्हें ही दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, समझ गया, यानी ये फूल लेकर कोई और आया उसके बाद तुम मेरे भी पीछे पड़ोगी। समझ गया, किसी को ये बात मैं नहीं बताऊंगा। अब मुझे जाने दो, और मैं खिड़की से जाने वाला नहीं। एक तो तुम गर्दन से पकड़कर खींचकर मुझे अंदर ले आती हो, मैं वहां खड़ा होकर भी तुमसे बात कर सकता हूं ताकि मुझे ना डर लगे,
तुम्हें कोई खतरा महसूस ना हो, लेकिन तुम्हारी बुरी आदत लंबी बाजू का इस्तेमाल करते हुए तुम गर्दन से खींचकर किसी को भी अंदर ले आती हो। मुझे दोबारा ऐसा मत करना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी आंखों के सामने धुआं बन गई। मैं चलकर सीढ़ियों से नीचे उतरा था। आगे वाला दरवाजा बंद था। दीमक लगी हुई धक्का देकर नीचे से उस दरवाजे को खोलना पड़ा। मैं शायद कई सालों में वो पहला इंसान था जो रात के वक्त अंदर किसी और रास्ते से गया और बाहर किसी और रास्ते से आया। ऐसा करने वाला शायद ही कोई यहां पर जिंदा बचा हो। अगली सुबह मैं यही काम करना चाहता था। काम पर जाने से पहले पहले लोगों से पूछना और सुबह सुबह सैर करने के लिए आगे वाली पब्लिक पार्क में भीड़ जमा थी। उस भीड़ में से कुछ बुजुर्ग लोग, ऐसे लोग जिनसे अच्छे से चला ना जाए, बूढ़े लोग, क्योंकि बात 50 साल पहले की है। और ऐसे कई लोगों से बात करने के बाद एक आदमी को उस लड़की का नाम याद था, विद्या। 50 साल पहले इस हवेली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था विद्या। उसके माँ बाप भी उसके साथ रहते थे। नई हवेली बनवाई गई थी उस लड़की के नाम पर, लेकिन उस लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ। उसकी लाश हवेली में मिली थी और उसकी जब लाश मिली उसके अगले दिन से ही वो लड़की की आत्मा यहां पर नजर आने लगी और एक भयानक रूप में। यहां पर तब एक तांत्रिक रहता था। उस तांत्रिक ने उस लड़की को देखते ही कह दिया, ये डाकन है, ये सबको खा जाएगी। फिर उसके बाद उस लड़की के माँ बाप मारे गए। डाकन सबको मार रही थी, उसने अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ा। ये कहानी मुझे पता लगी और रात के वक्त हवेली के नीचे मैं दरवाज़ा खटखटा रहा था। सोच कर देखिए, अगर कोई वहाँ से गुजर रहा होगा, मुझे देखकर डर जाएगा कि ये मरने के लिए हवेली के अंदर आ रहा है। दरवाज़ा खटखटाकर जब मुझे अंदर से इजाज़त मिली कि तुम आ सकते हो, मैं फूल पकड़कर अंदर गया। डाकन मेरे सामने थी, लेकिन अच्छी लग रही। आज उसने वो भयानक रूप नहीं इख्तियार किया था जो वो हमेशा किया करती थी। बड़ी अच्छी लग रही और मैं उसकी तरफ देखकर थोड़ा थोड़ा मुस्कुराता रहा। और फिर वो कहने लगी, देखने आए हो सिर्फ? मुझे लगता है मुझे वो भयानक रूप ही बनाए रखना चाहिए। तुम तो बस ताके जा रहे हो, बोल तो कुछ भी नहीं रहे। हाथ में फूल पकड़ा है यानी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। अपने दांत मत दिखाओ, बताओ क्या जानकारी लेकर आए हो। मैंने कहा, वो तो बस तुम आज अच्छी लग रही हो। मैं ये जानकारी लेकर आया हूं, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद है? उसने कहा, मैं तुम्हें कह चुकी हूं, मुझे इतिहास का कुछ नहीं याद। यादें दिमाग में घूमती हैं, लेकिन वो छवि की तरह है, मैं समझ नहीं पाती। मैं एक डाकन बन चुकी हूं, यादें निकल जाती हैं। मुझे सच जानना है, मैं क्यों कैद हूं यहां पर? ये मेरी गलती थी या किसी और की? मैंने कहा, मैं इसके बारे में तो पता नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारा नाम विद्या था। मैंने जब विद्या शब्द कहा, उस हवेली में कई बार वो नाम गूंजा था। ना मैंने वो नाम दोबारा लिया था, ना उसने वो नाम लिया था। विद्या, विद्या, विद्या। फिर वो कहने लगी, हाँ, मुझे मेरा नाम याद आ गया। हाँ, मेरा नाम विद्या था। ये सच है, ये झूठ नहीं है। वाह, तुमने कम से कम मुझे मेरा नाम तो बताया। इससे पहले मरने वाले ने कभी कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, क्या मतलब मरने वाले ने? मारोगी नहीं तुम मुझे? देखो मेरे हाथ में फूल है और मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। उसने कहा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैंने जिसे भी मारा उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, यानी वो मेरे लिए यहां पर आया ही नहीं था। इतना तो है, तुम्हारे लिए गुस्से की भावना नहीं है, यानी हो सकता है तुम्हारा मुझसे कोई तो रिश्ता है। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, रिश्ता विश्ता मेरा अभी तक कोई रिश्ता नहीं हुआ, लेकिन बाकी की बात भी सुन लो। तुम्हारा नाम विद्या था। तुम 50 साल पहले इस हवेली में रहती थी। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ रहते थे, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस कारण तुम्हारी मौत इस हवेली में हुई और आसपास के गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि तुम्हें मारा गया था
और बड़े भयानक तरीके से। उसके बाद तुम डाकन बन गई। अब किसी को नहीं पता एक लड़की मरने के बाद डाकन कैसे बन सकती है, लेकिन यहां एक तांत्रिक था। उस तांत्रिक ने यह बताया कि तुम मरकर डाकन बनी हो, इसीलिए सबको इस हवेली को छोड़ना चाहिए, और तुमने अपने माँ बाप को मारा। ये बात सुनने के बाद वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, कहने लगी, मुझे बाकी चीज़ें तो याद आ रही हैं, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को नहीं मारा, मैंने अपने माँ बाप को नहीं मारा। अगर ये सच होता तो ये बात सुनने के बाद मुझे कुछ तो याद आता। मुझे मेरा नाम याद आ गया, मुझे ये भी याद आ गया मैं बचपन में यहाँ पर खेला करती थी, यानी किसी कारणवश मैं डाकन बनी। तुम्हें पूरा सच पता लगाना होगा, तुम्हें पूरा सच पता लगाना होगा, मेरे लिए तुम्हें ये करना होगा। मैंने कहा हाँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, मुझे समय चाहिए, और बाकी तुम ये जो डरावनी डरावनी बातें करती हो वो मत किया करो। मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाओगी, क्योंकि जो बातें तुम कर रही हो उसे पता लगाने में मुझे कुछ तो समय लगेगा। वो मान चुकी थी। फिर मैं उससे बातें करने लगा। मैं कुछ अच्छी बातें करना चाहता था, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की से कभी मैंने ऐसे खुलकर बात नहीं की थी। मैं पूछ रहा, वैसे तुम खूबसूरत हो, खाती क्या हो? उसने कहा, 8 साल पहले यहाँ एक आदमी था, मैंने उसका सर खाया था। फिर मैं थोड़ा सा घबराया। नहीं मतलब ये जो तुम अच्छी दिखती हो उसके लिए क्या खाती हो? याद है क्या तुम पहले ऐसे हुआ करती थी? उसने कहा, हाँ ये मेरा असली रूप है, ये डाकन का रूप नहीं है। क्या तुम्हें डाकन का रूप देखना है? फिर मुझे याद आया डाकन का असली रूप कैसा होता है, लंबी बाजू वाला। मैंने कहा नहीं ऐसे ही ठीक है, देखो मैं तुमसे ऐसे ही बात करूंगा, उस रूप से मैं बात नहीं करना चाहता, वो मुझे डरावना लगता है। ऐसे तुम थोड़ी इंसानी लगती हो, तो ऐसे ही बनकर रहना। जैसे जैसे मैं उससे बातें करता जा रहा था, उसे कुछ कुछ तो याद आ रहा था। फूल, उसे फूल बहुत ज्यादा पसंद थे। जब वो इस हवेली में रहा करती थी तब वो फूलों के साथ खेला करती थी। उसकी उम्र 20 से 22 साल थी। वो जवान थी, इसीलिए कुछ लड़के उसे परेशान करते थे, लेकिन वो घर के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करती थी। फूल हर कोई उसके लिए लेकर आता था। मेरी बातों के कारण उसे कुछ याद आ रहा, इसीलिए वो खुश थी और कहने लगी, तुमसे बातें करके अच्छा लगा, और ये भी समझ गई मेरे खाने के बारे में तुम जानना चाहते हो। किस खाने की बात कर रहे हो? किसी इंसान का खाना नहीं, वो साधारण खाना जब मैं जिंदा थी तब खाया करती थी। तुम इंसानी रूप की जानकारी चाहते हो। मुझे खुशी हुई, समझ तो पाई। अगले कुछ रातों तक मैं उस हवेली में आता रहा। छोटी मोटी कहानियां जो मुझे सुनने को मिल रही थी किसी बुजुर्ग से, डाकन कैसे बनती है। कुछ कह रहे डाकन लड़की तब बनती है जब वो बिगड़ी हुई लड़की हो, वो घर से रात को भागती हो, कई लड़कों से उसके रिश्ते हो। मैंने उस डाकन के सामने जब ये कहानी बताई थी, लंबी लंबी बाजू उसने मेरे गर्दन की इर्द गिर्द लपेट दी थी। फिर मुझे कहने लगी, दोबारा बोलो। मैंने कहा, ये कहानी मैंने सुनी है, मैंने खुद नहीं बनाई है। इसमें सच्चाई है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन किसी बूढ़े बुजुर्ग ने मुझे बताया था। उसने वो बाजुओं को ढीला किया और कहा, किसी दिन उस बुजुर्ग को यहाँ पर ज़रूर लेकर आना, मैं उससे बात करना चाहूँगी, उसे बताना चाहूँगी कि मैं अपनी जवानी में बिगड़ी हुई थी या नहीं। मैंने कहा, ज़रूर, अगर वो कुछ दिन और ज़िंदा रहा तो मैं लेकर आऊँगा, वैसे उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी। अगले कुछ दिनों तक मैं ऐसी ही जानकारी उसके लिए लाता रहा, लेकिन धीरे धीरे कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही थी जो उसके काम की हो, इसीलिए वो थोड़ी थोड़ी गुस्से में रहती। लेकिन फिर भी मुझसे बातें करने के बाद वो थोड़ी शांत हो जाती। मुझे उससे बातें करना अच्छा लग रहा था। पहली बार किसी लड़की से इतनी ज़्यादा बातें की थी, और फिर उसका चेहरा। और एक बार उसने पूछा भी था, तुम यहाँ एक डाकन से मिलने के लिए क्यों आते हो? क्या सिर्फ तुम्हें मेरा ये चेहरा पसंद है या कोई और कारण है? सच बताओ, कोई तांत्रिक तो नहीं? मैंने कहा, लो सूंघ कर देखो, मेरे शरीर पर कौन से मसाले लगे हैं, कौन सी विभूति लगी है जो मैं छिपकर ये रूप धारण करके तुम्हें फंसाने के लिए आता हूँ। तुम्हें मुझ पर शक क्यों है?
मैं एक साधारण काम करने वाला लड़का हूं। सच बता रहा हूं, खिड़की से उस तरफ जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत लगा और इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी। तो सोचा शायद मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलवा पाऊं। कभी कभी लड़के किसी खूबसूरत लड़की की मदद सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनसे कोई फायदा होता है। कभी कभी बेवजह किसी की मदद करना भी अच्छा लगता है। तब असलियत में मुस्कुराते हुए देखा था उसे और फिर उसने कहा था, अब यहां आने का तुम्हें और कोई फायदा नहीं होगा। मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। कितने दिन बीत चुके हैं? लगभग 1.5 महीना हो चुका था। पिछले 1 महीने से कोई नई बात तो पता लगी ही नहीं थी। रात के वक्त काम पर कुछ मुश्किल हो रही, मैं उससे बात करने के लिए आ जाता। वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकती थी और मुझे हर बार बस यही कहती, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें परेशान करता है, एक बार बहाने से तुम अपने घर में उसे ले आना। मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे घर के अंदर से उसके सर को चबा सकूं ताकि तुम्हें वो दोबारा परेशान ना करे। और मैं उसे कहता, हर समस्या का हल मौत नहीं होता। कभी ऐसा करना भी मत। अगर मेरा झगड़ा गली में किसी से हो रहा हो, बेवजह किसी को मार मत डालना। ऐसा होता ही है। ऐसा दौर आता है, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। तुम्हें वो बातें याद नहीं है। मैं कोशिश करूंगा तुम्हें सब कुछ याद आए, लेकिन ये जो डाकन वाली बात है, इसे थोड़ा शांत करो। ऐसे गुस्सा नहीं दिखाते। फिर मैं सोचने लगा, अब मैं पूछूं तो किससे पूछूं? तुम्हें कुछ याद नहीं है और तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई ऐसा जो तुम्हें जानता पहचानता था। मैं किससे पूछूं? 90 साल से ज़्यादा बूढ़े इस इलाके में जिंदा नहीं है। अब किसी मुर्दे से मैं पूछ नहीं सकता, तो पता करूं तो किससे करूं? अचानक मेरे दिमाग में आया, कोई तांत्रिक वगैरह। हाँ, तांत्रिकों को डाकन के बारे में पता होता है। वो भूत प्रेत का निवारण करते हैं, तो मैं उससे पता कर सकता हूं। फिर तुम्हारी कोई जानकारी शायद उसके पास हो या जादू टोने से कुछ निकाल सके। फिर उस डाकन ने कहा, मुझे किसी पर भरोसा नहीं और तुम भी भरोसा मत करना। ये तांत्रिक छलते हैं। हो सकता है तुम्हारा इस्तेमाल करके वो मुझ तक पहुंचना चाहे और तुम्हारी आड़ में वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाए और मुझे भी। ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हुई फिर मैं ले आऊंगा, फिर तो तुम्हें पता है ना। उसने कहा, समझदार हो। ऐसे मैं एक तांत्रिक के पास पहुंचा। पूछने के बाद अच्छी तरह कोई ठीक ठाक तांत्रिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि दुकान खोलकर 5 मिनट में हाथ देखकर कोई समाधान बताने वाला। वो एक तगड़ा तांत्रिक था। रहता जिस जगह पर था और कोई रुपए नहीं लेता था, लेकिन उसे कुछ ऐसी चीज चाहिए होती जो कोई साधारण इंसान ढूंढ कर नहीं ला सकता। किसी खास जानवर की हड्डियां, कोई ऐसी चीज जो किसी मुख्य जगह पर ही मिले। मैंने वो काम किया और तांत्रिक भी तैयार था बात करने के लिए। ये चीजें सिर्फ बात करने के लिए की मैंने। फिर मैंने उससे बात की, ये डाकन क्या होती है? उसने कहा, सवाल पूछ रहे हो तो जानते भी हो। सिर्फ सवाल ऐसे ही नहीं पूछा जाता। परेशान हो, इतनी मुसीबत उठाई सिर्फ मुझसे मिलने के लिए, ये सवाल कर रहे हो तो इसका जवाब भी तुम्हें पता होगा। वो सवाल करो जिसका जवाब मुझसे तुम्हें चाहिए। पीछा छुड़ाना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, मतलब पीछा वैसे वाला नहीं। मैं कत्ल नहीं करना चाहता। मुझे बस ये पता करना है, ये जो डाकन है वो कैसे बनती है, क्या चीज़ होती है, वो सब उसने मुझे बताया। डाकन कोई साधारण लड़की नहीं बन सकती। डाकन तंत्र मंत्र से बनाई जाती है, जादू टोना। ज़्यादातर जो डायने हैं जो तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती हैं, भयानक रूप में मरने वाली एक डायन डाकन का रूप धारण करती है। इसीलिए एक डायन को डाकन भी कह सकते हैं। मैंने कहा, अच्छा वो डायन है? उस तांत्रिक ने कहा, मेरा समय बर्बाद मत करो, क्यों आए हो सच बताओ। और मैंने उसे कहा, देखिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कहाँ पर है कैसे है, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, लेकिन एक डाकन है, मुझे उसे मुक्ति दिलानी है। वो तांत्रिक हंसने लगा किसी मजबूर को कुछ दिलाना नहीं है, बल्कि एक डाकन को मुक्ति दिलानी है। क्या सोच रहे हो? बताया तुम्हें एक डायन डाकन होती है,
जो षड्यंत्र रच सकती है। किसी ऐसी डाकन के चंगुल में मत फंस जाना जिससे तुम बर्बाद हो जाओ। मैंने कहा, अच्छा ऐसा भी? तो मुक्ति कैसे दिला सकते हैं, आप बताइए। उसने कहा, वो कुछ आसान ज़रूर है, तुम खुद कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें बता सकता हूं। वो खतरा तुम्हें खुद उठाना होगा। बताओ, उठा सकते हो? मैंने कहा, जी जी बिल्कुल, बताइए, खतरे वाली क्या बात है? उसने मुझे तरीका बताया, काले जादू का तरीका, क्योंकि एक डाकन खतरनाक है, लेकिन जैसा मैंने उसे बताया वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही, मेरी दोस्त बनी है, इसीलिए मैं मुक्ति दिलाना चाहता हूं। वो हंस रहा था, कह रहा था, डाकन की दोस्ती षड्यंत्र का जाल, बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर उसने वो काला जादू मुझे सिखाया जिससे मैं डाकन को मुक्ति दिला सकता हूं, और उसके लिए मुझे केंद्र तक पहुंचना होगा, जैसे बीमारी की जड़, और उसकी बीमारी की जड़ क्या है वो ढूंढनी होगी। एक डाकन अगर परेशान है, मुक्ति चाहती है, तो इससे उसे मुक्ति मिलेगी, लेकिन कार्य मुश्किल वाला हो सकता है। जैसे कि अगर वो डाकन किसी पेड़ से जुड़ी है और वो पेड़ किसी खास जगह पर है, तो उस पेड़ के पास जाकर काले जादू की विद्या का इस्तेमाल करना होगा, या जिसने उसे मारा है उसे मुक्ति दिलाने के लिए उस इंसान को सज़ा देनी होगी। ऐसे उसकी परेशानी की जड़ को ख़त्म करना होगा, और ये जड़ बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। हो सकता है तुम खो जाओ, क्योंकि डाकन के पास इतनी असीम ताकत होती है जो समय को तोड़ और मरोड़ भी सकती है। मैं सोच में पड़ा हुआ, लेकिन तरीका मैंने सीख लिया था। उसके बाद रात के वक्त मैं पहुंचा डाकन के पास, और फिर मैंने कहा, पहले तो वादा करो, उस तांत्रिक ने मुझे बहुत ज़्यादा डराया है कि तुम जाल बिछाकर मार डालोगी। पहले ये कहो, जो भी नजर आए जब मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊं, अगर तुम्हें दर्द हो, ऐसा ना हो तुम मेरी गर्दन उड़ा दो। देखो, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए आया हूं, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए, अभी अभी जवानी आई है, मुझे पूरी जिंदगी जीनी है। तब उस डाकन ने मुझे कहा, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम बिना किसी मतलब के मेरी मदद कर रहे हो, तुम बुरे इंसान नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहूंगी। फिर मैंने वो काला जादू रात के वक्त शुरू किया। जैसा जैसा उसने बताया मैंने वैसा वैसा किया, और डाकन खुद मेरी मदद कर रही थी, क्योंकि ऐसे काले जादू में जिसको मुक्ति दिलानी हो, सामने चुड़ैल भूत प्रेत वो आपके सामने नहीं आते, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो खुद चाहती थी तो काम ही आसान हो गया। मैं मंत्र बोलता गया। आग में जब मैंने वो राख को डाला था, जो धमाका हुआ, मैं उड़ता हुआ पीछे गिरा था। मुझे नहीं पता था उसके बाद क्या होगा। जैसा कि उस तांत्रिक ने बताया था, तुम्हें कुछ दृश्य नजर आएंगे जिसमें सच का पता लगेगा, और उस सच का पता लगने के बाद उस कार्य को करना। लेकिन ऐसा हो जाएगा मुझे क्या पता था। जब मुझे होश आया, रात का वक्त था, हवेली यही थी, दृश्य बदल चुका था। ये हवेली तो काली पीली थी, ये रंगदार हवेली कैसे हो गई? वहां पर सामान पड़ा हुआ था। और उसके बाद जब मैं सीढ़ियां उतरकर नीचे गया, हैरान, ये हवेली कोई पुरानी हवेली नहीं, नई बनी हवेली लग रही। और तब मेरा दिमाग घूमने लगा, ये क्या? दरवाज़ा खोलकर मैं हवेली से बाहर गया। हवेली के आसपास वो घर नज़र नहीं आ रहे। दूर एक झोंपड़ा नज़र आया, एक तरफ एक पक्का मकान नज़र आया, बाकी बंजर ज़मीन और कुछ पेड़। फिर दूर से मैंने इस हवेली को देखा। ये चल क्या रहा है? ये आसपास की ज़मीन बंजर कैसे हो गई? वो रात मैंने भटकते हुए गुजारी थी, और मैं उस हवेली से दूर नहीं जाना चाहता था। मैं बस यही कहता रहा, डाकन डाकन। और अगले दिन जो मुझे पता लगा, उसने मेरी आंखें खोल कर रख दी थी। ये 1975 कैसे आ गया? मैं तो 2025 में था ना, ये 1975 कैसे? सुबह सुबह सैर कर रहे लोग मेरे कपड़ों को देखकर हंसे जा रहे। तभी मुझे शक हुआ, ये कैसे गरीब से नंगे पुंगे से लोग, सिर्फ धोती लगाई है, ऊपर कुछ नहीं पहना, गरीब गरीब से लग रहे। यहाँ शहर में ऐसे लोग कैसे? फिर समझ में आया,
समय पीछे जा चुका है। जब एक जगह अखबार में तारीख देखी, नई अखबार थी, 10 बजे पहुंची थी और वो अखबार ऐसी जो शहर से लाई गई। तब दिमाग घूम गया। 50 साल मैं पीछे आ गया था और तब पता लगा काले जादू के कारण, जैसे तांत्रिक ने कहा था, समय मुड़ सकता है। तो समय मुड़ा, मैं 50 साल पीछे पहुंच गया। यानी मुझे राज का पता लगाना है, फिर मैं घर जा सकता हूं। ठीक है, ये सब कुछ नकली होगा, असली नहीं। मुझे बस सच का पता लगाना है। लेकिन सीधा सीधा किसी के पास जाऊंगा, वो मुझे पागल कहेगा। ऐसे कोई भविष्य से आया है, कोई यकीन थोड़ी ना करेगा। चुपचाप उस हवेली में जाना होगा और मुझे थोड़े कपड़े उतारने होंगे। ये कपड़े देखकर हर कोई हंस रहा है। मैंने नीचे धोती लपेटी। अजीब सा लग रहा था मैं, क्योंकि पुराने कपड़े पहनना ओल्ड फैशन होता है। मैं ओल्ड फैशन बना हुआ था। हवेली का दरवाजा खटखटाकर जब मैंने आवाज लगाई थी, विद्या, दरवाजा खोला एक आदमी ने। हट्टा कट्टा 6 फुट का आदमी मेरी तरफ देखकर कहने लगा, कौन हो तुम? मेरी बेटी का नाम क्यों पुकार रहे हो? तब मुझे लगा ध्यान से, वो लड़की है। मैं लड़का हूं, कोई लड़की का नाम पुकारूंगा तो फंस सकता हूं। मैंने कहा, जी मैं नाम नहीं पुकार रहा, मैं कह रहा हूं मेरी विद्या पूरी हुई, मुझे काम चाहिए। आपकी हवेली इस गांव की सबसे बड़ी हवेली लगती है, मुझे काम चाहिए, क्या आपको कोई काम दे सकते हैं? उसने कहा कि तुम्हें क्या करना आता है ये तो बताओ। तब मैं सोचने लगा, घर में रहता हूं अकेला, खाना बनाता हूं और नया नया खाना खुद ब खुद बनाना आता जा रहा है, तो यही कह दूंगा कि खाना बनाता हूं। इस जमाने में लोगों को ज़्यादा बनाना नहीं आता होगा, तो नए नए तरह के खाने बनाकर इन्हें खिला सकता हूं। इससे मैं हवेली के अंदर रह सकता हूं और फिर विद्या के बारे में जान भी सकता हूं। मैंने कहा, जी बावर्ची, मैं बावर्ची हूं, लेकिन ठीक ठाक ही आता है, ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा, थोड़े रुपए कम दे दीजिएगा। तब उस आदमी ने कहा, रुपए? पैसों की बात करो, पैसों की। रुपए तक पहुंचने की अभी तुम्हें कोई खास ज़रूरत नहीं है, पैसे मिलेंगे, पैसे हर दिन के। मैं सोचने लगा, 1975 रुपए लोगों के पास कम हुआ करते थे, रुपए की कीमत ज़्यादा थी, तब पैसे चलते थे। मैंने कहा, ठीक है, काम मिल गया। मुझे रसोई दिखाई गई, पुराने पुराने बर्तन, उन बर्तनों में खाना कैसे बनाना है। चूल्हा रखा था, सोच में पड़ा, गैस नहीं है, चूल्हा है, लेकिन मैं खाना बनाने लगा। तब रसोई में आई थी वो लड़की, विद्या, जिसे मैं डाकन के रूप में देख चुका था। ये वही विद्या थी और मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती थी, वो तो शर्माती थी। उसने एक दुपट्टा लिया जिससे वो मुंह को ढांक रही। पहले तो उसे पता नहीं था कि कोई अनजान लड़का रसोई में है। फिर चुपचाप वो अंदर चली गई। विद्या के पिता से मिला था मैं, विद्या की माँ से भी मिला, लेकिन वो तो इतनी शर्मीली थी, किसी से बात नहीं करती थी, अपने कमरे में ही रहती थी। और मुझे बस ये पता लगाना था, अभी कुछ ना कुछ तो होगा जिससे इसकी मौत होगी, तभी तो ये डाकन बनेगी। तो कैसे? क्या ये काला जादू करती है? उस रात घर के अंदर ही, मैं तो रसोई में सो जाऊंगा ये कह दिया था, लेकिन घूमने लगा रसोई में। घूमते घूमते विद्या के कमरे में झांक कर देखा, वो तो चुपचाप सो रही थी। मुझे लगा, अगर ये कोई डायन नहीं है तो ये डाकन कैसे बनी? इस बात का मुझे पता लगाना होगा। अगले कुछ दिनों तक मुझे इस चीज का पता लगाना था, आखिर विद्या के साथ होता क्या है। क्या कोई और करता है या विद्या खुद एक डायन है? मैंने 2 दिनों में ये महसूस किया, एक काम करने वाली लड़की, जैसे मैं बावर्ची हूं, वो सफाई का काम करती है, लेकिन देखने में ठीक ठाक लगती है, सफाई वाली तो लगती नहीं, और वो विद्या से बहुत ज़्यादा जलती है। विद्या की चीज़ों को जानबूझकर वो तोड़ती है, विद्या के छिपाए गए फूलों को वो चुराती है। विद्या को फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने 1-2 बार फूल उसे दिए भी, लेकिन वो जो काम वाली थी ना, वो जानबूझकर फूलों को पैरों के नीचे मसल देती और फिर कहती, अरे गलती हो गई। वो विद्या से जलती थी। फिर एक जमींदार का बेटा
जो हमेशा घर के इर्द गिर्द घूमता रहता, विद्या पर डोरे डालने की कोशिश करता, लेकिन वो लड़की अपनी आंखें ऊपर करती ही नहीं और उस जमींदार के बेटे के चेहरे से साफ पहचान हो रही। वो मौके की तलाश में था और जब भी विद्या घर से बाहर निकलती वो पढ़ने के लिए पास के एक स्कूल में जाती। वो जमींदार का बेटा उसके पीछे पीछे रहता। भले ही उसके लिए अलग क्लास थी जहां पर कोई लड़का आ नहीं सकता था, लेकिन वो जानबूझकर क्लास में घुसने की कोशिश करता रहता, बात करने की कोशिश करता रहता। और बाद में मैंने उस जमींदार के बेटे को और लड़कों से बात करते हुए सुना, इससे बात बन जाए बस एक बार, एक ज़रूरी काम है इससे। मैं पता लगा ही नहीं पाया उसे कौन सा ज़रूरी काम है। और एक तांत्रिक जो घर के इर्द गिर्द घूमता रहता है और उसकी नज़र हमेशा विद्या पर है। आखिर इतने लोग उस मासूम सी लड़की से कुछ चाहते हैं, क्यों? बस यही सच का पता लगाना था मुझे। और कई दिनों तक मैं वहां पर फंसा था। इसे फंसा ही कह सकते हैं। मुझे लगा था एक रात निकलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं समय के इस मकड़ जाल में फंस चुका था और मुझे बस पता लगाना था। रात के वक्त विद्या अपने आप अपने कमरे से चलती हुई बाहर निकलती। एक बार मैंने उसे देखा, उसकी आंखें लाल थीं। उसके पिता ने उसे पकड़ा, लेकिन उसने अपने पिता को उठाकर दूर फेंक दिया। कोई भी विद्या को पकड़ना नहीं चाहता था। वो घर से बाहर जाने को तैयार थी, जैसे किसी के वश में हो। मैंने विद्या को उठा लिया, उसके कमरे में उसे बंद किया। उसके पिता ने मुझे कई थप्पड़ मारे थे, क्योंकि एक कुंवारी लड़की को छूना यहाँ पर बुरा माना जाता है। मैंने विद्या के पिता को कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये बात यहीं तक सीमित रहेगी। मानिए कुछ हुआ ही नहीं, मैं बस नहीं चाहता था कि वो बाहर जाएं। उसके पिता समझ पाए। विद्या को अगले दिन कुछ याद नहीं था। तब मुझे कुछ न कुछ शक होने लगा, यानी इसके साथ कुछ तो बुरा होगा। और विद्या को कुछ याद नहीं, लेकिन मैंने उसकी मदद की तो वो मुझसे कुछ बातें करने लगी थी, मेरी दोस्त बनने लगी थी। मैं वो पहला लड़का था जिससे वो बात कर पाती थी और उसके पिता को भी बुरा नहीं लगता। फिर विद्या ने एक दिन सवाल पूछा, तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? कुछ ऐसी चीजें जो किसी साधारण इंसान को पता नहीं होती। तुम बड़े पढ़े लिखे लगते हो, तो बावर्ची का काम क्यों कर रहे हो? मैं उसे क्या बताता, सच बता नहीं सकता था मैं। एक तो विद्या खूबसूरत ही बहुत थी, तो हमेशा मेरी नज़र उस पर टिकी रहती, और बाकी अब मुझ पर भी शक करते कि मेरी नज़र विद्या पर है। और मैं नहीं चाहता था उसके पिता को ये शक हो, क्योंकि मेरे पास मेरा कोई सबूत नहीं था। मैं इस समय का था ही नहीं। वो रात बड़ी भयानक थी। उस रात विद्या में कोई ना कोई प्रेत आत्मा जैसे हावी हो गई हो। वो उठा उठा कर सबको पटकने लगी। एक मुक्के से सबसे पीछे वाली उसने दीवार को तोड़ दिया और खिड़की तोड़कर दीवार को फाड़कर वो बाहर निकली थी। ये अमावस की रात थी और मुझे शक था उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। मैंने पीछा किया। उसके पिता वहीं पर मौजूद थे। मैंने उसे चलकर जाते हुए देखा उस तांत्रिक के पास। मैं पेड़ के पीछे छिप चुका था, जिसके बाद मैंने वो काम वाली लड़की को वहां पर देखा। वो लड़की विद्या के खाने में कुछ न कुछ डालकर उसे दिया करती। मैं खाना बनाता ज़रूर था, लेकिन विद्या के पास खाना लेकर वो लड़की जाती थी। वहां पर मैंने ज़मींदार के बेटे को देखा, जो विद्या के चेहरे पर मोहित था। उसे एक बार पाना चाहता था, किसी भी कीमत पर। उस पर वासना हावी हो चुकी थी और वो तांत्रिक जो उस लड़की को डाकन बनाकर उसे हमेशा के लिए कैद करना चाहता था। मुझे मेरी आंखों के सामने सच का पता चल रहा था। उसकी बलि वो देना चाहते थे। कोई मौजूद नहीं। मुझे लगा कोई तो यहाँ होगा, उसके बाद मैं सच किसी को बताऊंगा
या ये घटना घटने के बाद मुझे पूरा सच पता होगा और मैं ये कहानी विद्या को बताऊंगा, वो डाकन के रूप में। लेकिन अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। उस तांत्रिक की वो आग के बीच मैंने छलांग लगा दी। सोचकर देखिए, कोई बेवकूफ़ी होगा। पानी डालकर आग को बुझाया जा सकता है, तांत्रिक को धक्का मारा जा सकता है, या विद्या को बचाने के लिए खींचा जा सकता है। उसने लकड़ियों के बीच आग जलाई थी। आग ज्यादा नहीं थी। मुझे एक ही तरीका समझ में आया आग बुझाने का। मैं भागा भागा गया, पीठ मारी मैंने लकड़ियों के ऊपर, पूरी की पूरी लकड़ियां बिखेर दी। उसने जो आकृति बनाई थी शैतानी, उसके बीच में घिसटता हुआ आगे गया। फिर वो तांत्रिक गुस्से में, वो जमींदार का बेटा भी मेरी तरफ बढ़ा था मुझे पकड़ने के लिए। उसने कहा, यह बावर्ची है, इसे मैं देखता हूं। उसे क्या पता था, लड़ने में मैं माहिर था। उसके बाद पहला मुक्का जमींदार के बेटे के चेहरे के ऊपर, वो बेहोश। वो काम वाली लड़की तो पहले ही डरकर भाग चुकी थी। फिर वो तांत्रिक, इससे पहले कोई जादू टोना कर पाता। वो कोई इतना बड़ा तांत्रिक भी नहीं था जो मुझे एक चुटकी में वश में कर लेता। मुक्का उसके मुंह पर भी पड़ा था। मैंने दोनों को बेहोश कर दिया, जिसके बाद मैं विद्या को खींचता हुआ लेकर आया था। उसे होश में लाया गया। मैंने उसके पिता को वो पूरा सच बताया था, सारा का सारा सच। जिसके बाद गांव वाले मिलकर उस तांत्रिक को जिंदा जलाना चाहते थे। जमींदार का बेटा, वो भी पिटा। जमींदार से जमीन ही छीन ली गई। फिर वो सिर्फ दार रह गया। उसके बाद वो रात का वक्त था जब उस काम वाली लड़की की भी पिटाई हुई। उसे भी गांव से निकाल दिया गया। इस तरह और भी कई साधु बाबा वहां इकट्ठा हुए थे और उसके बाद प्रेत क्रिया के जरिए लड़की को किसी के वश से बाहर निकाला गया। विद्या आजाद थी। लेकिन मैं सोच रहा, फिर वो घटना कैसे हुई? यानी ये सच था, अगर मैंने उसे बचा लिया तो इसका क्या मतलब है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। और सामने से विद्या के पिता, जो बहुत ज्यादा खुश थे, मेरे बारे में जानना चाहते थे। मेरे जैसा कोई अच्छा लड़का जो खाना भी बना सकता है, उसकी बेटी का ख्याल भी रख सकता है, वो मेरी शादी विद्या से करवाना चाहते थे। और मैंने कहा, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं इस समय का नहीं हूं। उन्होंने इसे ना समझा, लेकिन विद्या यह जानना चाहती थी, आखिर क्यों, उसमें क्या कमी है। मैंने कहा, तुम में कमी नहीं है। तुम तो सच में पहली बार जब देखा था तो लगाव सा हो गया था। भले ही तुम्हारा रूप बहुत अलग था, थोड़ा बदला बदला। वो जानना चाहती थी और मैंने विद्या को वो पूरी कहानी सुनाई। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और वो एक डाकन है। इस समय शायद उसे याद नहीं रहेगा, लेकिन जब शायद ये रात खत्म हो, मैं वापस उस हवेली में पहुँच जाऊँ, सारी की सारी घटनाएं वैसी हों 50 साल बाद, और फिर वो डाकन के रूप में सब कुछ याद करे हुए होगी और इस तरह उसे मुक्ति मिलेगी। वो बहुत रोई थी, मेरे गले से लग कर रोई थी। और मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मौत वहीं पर शायद होती और तुम अपने माँ बाप को नहीं मारती, वो तांत्रिक मारता। इसीलिए वो तांत्रिक फिर कहता ये डाकन बन गई है और कुछ ना कुछ यहाँ पर होता। सब कुछ मैंने रोका ज़रूर है, लेकिन इतिहास को बदला थोड़ी ना जा सकता है। वो बहुत रोई थी और मुझे पता नहीं क्यों अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि उसने मुझे गले से लगाया हुआ। नियति को मैं बदल नहीं सकता था, लेकिन कुछ अच्छा महसूस तो किया जा सकता है। उसके बाद जैसा मुझे पता था बिल्कुल वैसा हुआ। वो रात धमाके के साथ खत्म हुई थी और मैं उस खिड़की के पास गिरा हुआ। जैसे ही मैं उठा, मैं हैरान, और उसके बाद हवेली के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई, चोर चोर चोर। हवेली पुरानी पुरानी सी भी लग रही थी, नई नई सी भी लग रही, लेकिन वैसी खंडहर तो नहीं लग रही। मैं उस खिड़की से छलांग लगाकर अपने घर के अंदर आ चुका था। मुझे तो मेरा घर भी बदला बदला सा लग रहा। और उसके बाद मैं हैरान हो गया, आसपास के घरों में लोग रह रहे थे। यहां पर तो डाकन की कहानियां सुनाई जाती थी ना,
लेकिन कोई डाकन की कहानी किसी को याद नहीं थी। कई लोगों से मैंने बात की, फिर मुझे पता लगा उस हवेली में ऐसा कोई हादसा कभी हुआ ही नहीं, और आज भी विद्या उस हवेली में रहती है। 70 साल अब उसकी उम्र हो चुकी है, और मेरे लिए यह हैरानी का सबब था। ये क्या, अगर मैंने पूरा इतिहास बदल दिया है तो भविष्य में और भी तो बदलाव होने चाहिए थे। जैसे कि मान लो कि वो जिंदा बच गई कोई डाकन की ताकत के कारण, तो भविष्य में मुझे ये मकान किराए पर मिलता ही नहीं। सस्ते में इसीलिए मिला था क्योंकि वो हवेली भूतिया थी, तभी मैं यहां पर आया, तभी मुझे ये मकान किराए पर मिल पाया, वरना तो सब घटनाएं बदली हुई होती। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन अगले दिन मैं विद्या से मिलने जरूर गया था। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी हैरानी भरी नजरों से कहा, क्या हुआ, आज तुम फिर से आए हो? मुझे लगा अच्छा तो मैं बार बार आता हूं यहां मिलने। मेरी आंखों को उन्होंने पढ़ लिया। फिर वो कहने लगी, आज विद्या आंटी नहीं बोले तुम, विद्या बोले, यानी कि कल रात वो घटना घटी थी। मुझे तो 50 सालों से वो याद है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी वो सच होगा। मुझे पूरी घटना के बारे में बताया गया। विद्या जब मैं गायब हो गया था उसकी बाहों में ही था, तब उसे यकीन हुआ कि मैं जो बोल रहा था वो सच था, और वो मेरा इंतजार करती रही लगभग 5 सालों तक, और समझ पाई समय बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर, 45 साल आगे। इसीलिए उसने शादी कर ली, अपनी जिंदगी को सुखी सुखी जिया उसने, और आज वो समझ पाई इस समय से मैं गया था। जब उसने मुझे पहली बार देखा था तभी पहचान लिया था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था, और मैं उन्हें विद्या आंटी कह रहा था क्योंकि वो बूढ़ी औरत थी, वो जवान वाली डाकन विद्या नहीं। बातें करते वक्त मैं बहुत हंसा था, उन्हें भी पुरानी बातें याद आ गई थी। अब तो वो बूढ़ी औरत ही थी, और फिर उन्होंने मुझे कहा, हाँ ठीक ही था, अगर मैं 50 साल इंतजार करती, यानी अब तक, शायद तुम मुझे इस रूप में तो नहीं अपनाते। मैं भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराया था, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब नहीं मिला। इतिहास बदलने पर भविष्य भी बदलता है, तो यहां भविष्य क्यों नहीं बदला? मुझे यह मकान कैसे मिल गया? वो पीछे वाली कई घटनाएं, आखिर सब कुछ एक समान कैसे हुआ मेरे लिए? और इसका जवाब मुझे उस तांत्रिक से मिला जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था। हैरान था। मैंने कहा, मैं आपसे मिल चुका हूं, लेकिन आपको कैसे समझाऊं? समय बदल गया, इतिहास बदला, भविष्य बदला। तब उस तांत्रिक ने कहा, यानी तुम समय में हेर फेर करके आए हो। मेरा इस्तेमाल हो चुका है और मुझे याद नहीं होगा। तभी कुछ लोग पूछते हैं ना, क्यों साधु बाबा हिमालय में तंत्र मंत्र करते हैं, क्यों साधना करते हैं हम? क्योंकि समय की रेखा एक ही नहीं है। जो तुम्हारे सामने नजर आता है वो सिर्फ एक रेखा है। कई रेखाओं में सफर करना वो हर किसी को पसंद है। अपने मन की दुनिया में जीवन जीना हर कोई चाहता है। तुम जिस समय से आए हो, तुम सोच रहे हो तुमने इतिहास बदला तो भविष्य क्यों नहीं बदला? मैं देता हूं उसका जवाब, क्योंकि 2 कोने जुड़े हुए थे। मान लो एक कागज के टुकड़े में तुम उंगली से छेद करो, उसके बाद तुम कागज को खींचो तो वो छेद बड़ा होगा, एक तरफ वो कागज फट जाएगा। ये होती है एक तरफ की समय रेखा। लेकिन अगर तुम भविष्य से इतिहास में चले जाओ, तब उस कागज में 2 छेद होंगे, दोनों स्थायी छेद, दोनों केंद्र जुड़ेंगे। यानी चाहे जो भी कर लो, भविष्य में तुम उसी जगह पर जरूर होगे। इतिहास के बीच की घटनाएं चलेंगी ही उस तरह। तुम्हें वो मकान किसी न किसी तरीके से मिला होगा, यानी जो पहले वहां पर आया उसने उस मकान को छोड़ा,
उसने किसी तरह तुम्हें वो सौदा दिलवाया। ऐसे इतिहास खुद को दोहराता है और यहां भी दोहराया गया। दो कोने खुद को अपने आप जोड़ गए, लेकिन आगे की घटनाएं तुम्हारे हाथ में हैं, उसके बारे में तुम्हें पता नहीं रहेगा। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए। मुझे जिंदा विद्या मिली, लेकिन बूढ़ी। अब मैं उसे अपना नहीं सकता था। भले ही उसके पति की मौत हो चुकी थी, लेकिन ऐसी विद्या तो मुझे नहीं चाहिए थी। अभी मैं जवान हूं, शायद कोई और लड़की जो खूबसूरत हो मुझसे बात करे, क्योंकि अब तो विद्या से बात करना भी मुझे पसंद नहीं। और ये मेरी वो भयानक भूतिया घटना है जिसे मैं अगर किसी को बताऊंगा भी, वो कहेगा ये झूठी है। वो हवेली कभी भूतिया थी ही नहीं। लेकिन जिसने मेरी ये कहानी पूरी सुनी है वो तो समझ जाएगा ये घटनाएं कितनी खौफनाक थीं।